दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए वन शॉट के साथ में। भाई आज की इस वीडियो में आपके 25 नंबर का लॉन्ग पक्का करा देंगे और अगर आपकी किस्मत चल गई तो 25 का लॉन्ग और 15 का डिटेल्ड जो शॉर्ट आता है वो भी पक्का हो जाएगा, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। जो लोग भी कोर्स में देख रहे हो, डी ब्लॉक की हमने अलग से भी एक वीडियो बना रखी है और ये हम पूरी डी ब्लॉक एफ ब्लॉक की वन शॉट बना रहे हैं। दोनों ही वीडियोस बहुत काम किए मेरे भाई। और जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हो, जो लोग कोर्सेस में देख रहे हो उनके लिए, जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हो, एक ही वन शॉट आपके 40 नंबर तक पक्के करा सकता है। तो 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री के लिए सेकंड पेपर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करते हैं मेरे भाई, डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। देखो मेरे भाई, बात को समझो। दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं, आप लोग फाइनल ईयर में हो तो हम थोड़ा सा लेवल बढ़ा के चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से नहीं बताएंगे भाई, ठीक है। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उन सब को पढ़ने के लिए हमने कोई ना कोई नंबर दे दिया, कोई ना कोई नाम दे दिया। नाम तो उनका था ही, जैसे हाइड्रोजन को H कह दिया, हीलियम को He कह दिया, लिथियम को Li कह दिया, बेरिलियम को Be कह दिया। और इस तरीके से लगभग 118 कुछ तत्व हमें प्रकृति में मिल गए, कुछ हमने लैब में बना लिए। 118 एलिमेंट्स हमने ढूंढ लिए और एक हमने पीरियोडिक टेबल बनाई। उस पीरियोडिक टेबल को हमने 4 हिस्सों में बांटा भाई, ठीक। इधर वाला जो हिस्सा है वो S ब्लॉक कहलाया, इधर वाला हिस्सा P ब्लॉक कहलाया, S और P के बीच में D ब्लॉक कहलाया और नीचे कोने में फेंक दिए गए F ब्लॉक वाले तत्व भाई, ठीक है। एक डायलॉग याद रखो, हम हमेशा कहते हैं जो जिसमें जाएगा वो उसी का हो जाएगा। हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में आफबाऊ का नियम पढ़ा था। क्या होता था आफबाऊ का नियम? ऐसे करके लिखते थे भैया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10। हमने आपको गाना गा गा के याद कराया था। अगर आप हमें 3 सालों से देख रहे हो, कमेंट में लिख देना कौन कौन 3 सालों से देख रहा है। गाना गा गा के याद कराया था कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3d10 यो 1s2 2s2 2p6 3s2 ऐसे करके हमने आपको सिखाया था मेरे भाई, ठीक है। जितने का विन्यास बनाना होता था गाना वहीं तक गाते थे कि भैया अगर नियॉन का विन्यास बनाना है तो नियॉन का नंबर 10 होता है, गाना गाएंगे 1s2 2s2 2p6, यहीं तक गा पाएंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर इलेक्ट्रॉन भरे जाते थे तो 2 और 2 4 और 4 और 6 10 हो गए, मतलब यहीं तक गाना गाया जाएगा। आखिरी में कौन सा ऑर्बिटल दिख रहा है? P। तो नियॉन जो है मेरे भाई वो P ब्लॉक का तत्व है, ठीक है। ऐसे ही कोई कह दे भैया हाइड्रोजन का बना दूं, तो हाइड्रोजन का नंबर 1 विन्यास बनेगा 1s1। इसमें S में इलेक्ट्रॉन गया है, आखिरी एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये S ब्लॉक के तत्व हैं। सरल भाषा में बताएं तो भैया जो जिसमें जाएगा वो उसी का हो जाएगा। जैसे YouTube पे बहुत सारे लोग ये टॉपिक पढ़ा रहे होंगे, लेकिन आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप कह रहे भैया सर जी बहुत मस्त पढ़ाया, मजा आ गया। इसका मतलब क्या है? आपने ये देखा तो आप यहाँ के हो गए, बी डिकेडियन के हो गए, किसी ने कोई और वीडियो देख ली तो वो वहाँ का हो गया। सरल भाषा में जिन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन S ब्लॉक में जाता है वो S ऑर्बिटल S ब्लॉक के हो गए, जिनमें P में जाता है वो P ब्लॉक के हो गए, D में जाता है वो D ब्लॉक के हो गए और F में जाता है तो F ब्लॉक के हो गए। सीधी सी बात है। तो हमने परिभाषा भी बिल्कुल आराम से लिखी कि वे एलिमेंट जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन D ऑर्बिटल में प्रवेश करता है D ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, या फिर इन्हें एक और नाम भी कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट भी हम लोग कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में इन्हें S ब्लॉक और P ब्लॉक के बीच में मेरे भाई रखा गया है, ठीक है। अब हम लोग इनके लक्षण पढ़ेंगे। तो लक्षण में मेरे भाई टोटल 3 ट्रांजिशन सीरीज आपके कोर्स में है। कौन कौन सी है मेरे भाई? तो एक तो सबसे पहले 3D सीरीज है, एक 4D सीरीज है और एक 5D सीरीज है, ठीक है। एक 3D सीरीज हम पूरी डिटेल में बता दे रहे हैं, अगर 4D या 5D भी आती है तो वो भी वैसे ही लिखनी है आपको भाई, ठीक है। तो 3D वाले में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। आपने पढ़ा हुआ है मेरे भाई स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक पढ़ा हुआ है मेरे भाई। विन्यास कैसे बनाते थे ये समझना पड़ेगा। जैसे अगर 21 का विन्यास बनाना है तो गाना गाएंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। और जब भी D ब्लॉक का बनाते थे विन्यास तो पहले 3D छोड़ देते थे, फिर लिखते थे 4s2। क्यों ऐसा क्यों करते थे भाई? गाना वैसे ही गाएंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2
और आखिरी में 3D आता है। 3D भरेंगे आखिर में ही, लेकिन लिखेंगे बीच में, क्योंकि आवर्त सारणी में S और P के बीच में D होना चाहिए, इसलिए S और P के बीच में D लिख दिया। और अबाउ का नियम कहता है कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, 3D आखिरी में आता, तो भरेंगे हम लोग आखिर में ही भाई, ठीक है। तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और यहां पे कितना आ जाएगा 1, यानी 21 हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ऐसे करके विन्यास बनता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में गया है, डी ऑर्बिटल में गया है, इसलिए ये डी ब्लॉक के तत्व है मेरे भाई, ठीक है। ऐसे ही 22 नंबर का बनेगा मेरे भाई, कितने हो जाएंगे यहाँ 3D में 2 हो जाएंगे। ऐसे ही 23 का बनाओगे 3D में 3 हो जाएंगे, यानी सारे वैसे ही विन्यास बनेंगे। बस 2 लोग अपवाद हैं, अपवाद कहो एक्सेप्शन कहो या क्यों है ये भी बता देते हैं। जैसे जो 24 नंबर होता है मेरे भाई, इसका जब बनाते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3D छोड़ देते हैं और 4s में 2 नहीं, इसमें 1 भरते हैं। क्यों भरते हैं इसका भी कारण है। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 1 19 और 5 24। देखो हुंड ने कहा कि अगर किसी के पास पूरे इलेक्ट्रॉन होंगे या आधे होंगे तो वो बाकी लोगों से ज़्यादा स्टेबल होगा। डी में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन 10 आते हैं और 10 का आधा 5 होता है। इसी वजह से यहाँ 4s2 ना हो के 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है। इससे फ़ायदा क्या हुआ, देखो s में 2 ही आते हैं, अगर एक चला भी गया इनके पास तब भी आधे हैं, और ये 10 के आधे 5 हो गए, तो ये ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसी वजह से 24 नंबर और 29 भी ऐसे ही होगा। देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3D छोड़ा 4s1। क्यों? क्योंकि 2 2 4 6 10 2 12 6 18 1 19 और 10 आ जाएगा। अगर वहां 2 आते तो यहां 9 ही रह जाता और 10 में ज्यादा स्टेबल होगा, ये हुंड ने कहा। इसलिए जो 24 नंबर है और 29 नंबर है, इनके बाहरी कोश में S में 1 होता है, बाकी आप किसी का बना लो सब में 2 ही होते हैं। जैसे कोई कह दे 27 का बनाओ तो भैया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3D छोड़ा 4s2 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 7 हो जाएगा 27 मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से आप विन्यास बना दोगे। उसके बाद दूसरा आप इसका लक्षण लिखोगे कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। देखो कैटालिटिक का मतलब होता है उत्प्रेरक। हम हमेशा कहते हैं जीजा मौसा टाइप लोग कैटालिस्ट कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। उत्प्रेरक शब्द के बारे में बर्जीलियस ने बताया था, कोई भी रिएक्शन घर में तुम्हारे हो रही है, 2 लोगों में खिच्चू मचा हुआ है, तुम्हारे मौसा है तुम्हारे जीजा है, समझा के चले गए, उनका घर से कोई लेना देना है नहीं, उनका रिएक्शन से कोई लेना देना है नहीं, लेकिन वो फिर भी आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि भैया वो उत्प्रेरक है, फुरेरी लगाएंगे, आएंगे, समझाएंगे, चले जाएंगे। हम तो कई बार, मेरा तो एक सिद्धांत और भी है मेरे भाई, हम कहते हैं कि भैया क्या कहते हैं बताएंगे बाद में, पहले पूरा वीडियो देख लो मेरे भाई, ठीक है। तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी, कैटालिटिक का मतलब फुरेरी लगाने वाला। ए ने क्रिया करी बी से, बनाया सी और डी, लेकिन ए और बी बहुत धीमे धीमे क्रिया कर रहे थे या बहुत तेज क्रिया कर रहे थे, तो हमें एक फुरेरी लगाने वाला चाहिए। मान लिया पी से लिख दे रहा, पी फॉर फुरेरी लगाने वाला अर्थात उत्प्रेरक। जैसे ये आया फटाफट से रिएक्शन होने लगी, सी और डी बनने लगा मेरे भाई, ठीक है। तो जितने भी डी ब्लॉक वाले तत्व होते हैं, अच्छा ये उत्प्रेरक का काम क्यों करते हैं? फुरेरी कौन लगाएगा? जो खाली होएगा वही तो लगाएगा भाई। जैसे हम हैं, सुबह से शाम तक रात तक मेरे पास काम ही काम है यार, तो हमारे पास यही समय मिलता है कि यार हम खाली टाइम में थोड़ा लेट लें, कभी सो लें, इतना ही टाइम नहीं है, तो फिर हम क्यों फुरेरी लगाएं? फुरेरी वो लगाएगा जो खाली होगा। तो इसी तरीके से जो डी ऑर्बिटल होते हैं भैया, ये देखो डी में कितने होने चाहिए? 10 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन यहां देखो कितने, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, तो इनके पास खाली डी ऑर्बिटल होते हैं। उन खाली डी ऑर्बिटलों का इस्तेमाल करते हैं, किसी को बुलाते हैं, आओ मेरे पास जगह खाली, आओ यहां बैठो, पंचायत करते हैं, और इस तरीके से ये रिएक्शन को करवाते हैं मेरे भाई, और कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। देखो लिखा भी है वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी खाली डी ऑर्बिटल होने की वजह से ये भैया फुरेरी लगाने का काम करते हैं। जैसे एथीन से एथेन बनना था, Ni माने निकिल डी ब्लॉक का तत्व है, इस रिएक्शन को तेज करवा रहा है, इसीलिए ये उत्प्रेरक का काम कर रहा है। ऐसे ही N2 और H2 जब NH3 बनाते हैं अमोनिया के निर्माण में, यह हैबर विधि है, हैबर प्रोसेस होता है मेरे भाई। इस विधि में देखो Fe उत्प्रेरक है और अकेले नहीं रिएक्शन करवा पाए, तो अपने संग में अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक वर्धक ले आए।
बोले प्रमोटर, हमें अभी ये प्रमोट करेंगे, हमारी ताकत को ये बढ़ाएंगे, जीजा अकेले नहीं करवा पाए बारात तुम्हारी तो मौसा को संग में ले आए, मौसा भी समझा रहा है कर लो बेटा बारात, वरना भोगत जाओगे, एज निकल जाती, बारात नहीं होती, समझ रहे हो, मिल के तुम्हें घेरा जा रहा है। तो ये सब क्या उत्प्रेरक है मेरे भाई, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जैसे अभी देखा जिंक में पूरा 3D10 आ गया था, तो जिंक टाइप लोग हैं, इनके डी पूरे भरे हुए हैं, तो ये नेता नहीं बनते हैं, ये उत्प्रेरक का काम नहीं करते हैं। जेडन है, कैडमियम CD है, HG मरकरी है, ये लोग उत्प्रेरक का काम नहीं करते हैं मेरे भाई, ठीक है। तीसरा इनका लक्षण है इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन। इंटर मतलब अंतरावकाशी, जो खाली जगह होगी बीच में उसमें लोगों को फिट कर लेंगे। अगर बीच में आके हाइड्रोजन फिट होएगा तो भैया हाइड्राइड बनाएंगे, कार्बन फिट होएगा कार्बाइड बनाएंगे, ऑक्सीजन फिट होगा ऑक्साइड बनाएंगे, नाइट्रोजन फिट होगा नाइट्राइड बनाएंगे। यानी जब किसी डी ब्लॉक के एटम के साइज बड़ा होता है तो इनके बीच में जो गैप होता है उस गैप में कुछ छोटे छोटे एटम, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सब आके फिट हो जाते हैं। इसे ही हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन। इस तरीके से ये ट्रांजिशन मेटल हैं, सब डी ब्लॉक के तत्व हैं, बीच में जो खाली खाली इतने से दिख रहे हैं ये सारे के सारे इंटरस्टिशियल गैप में आने वाले छोटे छोटे एटम हैं भाई, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें मेरे भाई तो जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा यहां देखो कि CuCl भी बना लेता है और CuCl2 भी बना लेता है, SnCl4 भी बना लेता है, SnCl2 भी बना लेता है, SnCl4 भी बना लेता है, FeCl2 भी बना लेता है, FeCl3 भी बना लेता है। इसका मतलब क्या है भैया, मतलब यह है कि यहाँ एक Cl जुड़ा है तो ये भैया +1 ऑक्सीकरण संख्या दिखा रहे हैं, 2 जुड़े हैं तो +2 दिखा रहे हैं, यहाँ 3 जुड़े हैं ये 3 दिखा रहे हैं, 2 जुड़े हैं तो 2 दिखा रहे हैं, यहाँ 2 हैं तो 2 दिखा रहे हैं, 4 हैं तो 4 दिखा रहे हैं। यानी ये लोग परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं, जैसी जरूरत होती वैसा काम कर लेते हैं। तो ये लिखा है सभी ट्रांजिशन मेटल्स वेरिएबल मतलब परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनके बाहरी कोश में भैया किसी के डी में 5 है तो वो 5 में बैठा हुआ, बोले 1 मिलेगा तब भी काम चलेगा, 2 मिलेगा तब भी चलेगा, 3 मिलेगा तब भी चलेगा, भैया मिले बस। इस तरीके से ये लोग काम करते हैं मेरे भाई, ठीक है। किसी मेटल एटम की ऑक्सीकरण संख्या डिपेंड किस पे करती है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। इलेक्ट्रोड विभव समझते हो क्या होता है, कोई विलयन है उसमें कोई रॉड डालो, जो वोल्टेज उत्पन्न होगा वो इलेक्ट्रोड विभव होता है, उसका मान जितना कम होगा ऑक्सीकरण संख्या उतनी अच्छी मानी जाएगी। जैसे जब Cu 1+ दिखाता है तो इसका इलेक्ट्रोड विभव 5.4 होता है, 2 दिखाता है तो केवल 0.34 होता है। इसी वजह से जो इसकी 2 वाली ऑक्सीकरण संख्या है इसके लिए E का मान कम है, इसलिए ये ज्यादा अच्छी है, Cu 2 ऑक्सीकरण संख्या दिखाएगा भाई, ठीक है। कलर की बात करें तो भैया कलर भी दिखाएंगे ये, और सबका कारण एक ही है, क्योंकि डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे हुए हैं इसलिए ये कलर भी शो करते हैं। जैसे अगर हम कहें तो जो टाइटेनियम का आयन होता है बैगनी होता है, वेनेडियम का ग्रीन होता है, क्रोमियम का वायलेट बैगनी होता है, कॉपर के नीले होते हैं। और क्यों? क्योंकि इनके डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होते हैं, आंशिक रूप से भरे होते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो भैया डायामैग्नेटिक, जिनमें जोड़े में इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें डायामैग्नेटिक कहते हैं, बिना जोड़े के होते हैं पैरामैग्नेटिक कहते हैं। तो ये डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, जिनमें कुछ विशेष संरचनाएं होती हैं जिन्हें डोमेन कहते हैं उन्हें फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। तो ये हर तरीके के होते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब मैग्नेट को आप बताओगे कैसे, तो देखो कोई भी व्यक्ति अगर चुंबकत्व दिखा रहा है, मैग्नेट प्रॉपर्टी दिखा रहा है, मैग्नेट समझते हो, बचपन में देखते हो भैया ऐसे करके लेके गए मैग्नेट डाले नाली में कील निकाल रहा उससे, वही मैग्नेट होती है। मैग्नेट प्रॉपर्टी कोई क्यों शो करेगा, क्यों शो करेगा? क्योंकि भैया इलेक्ट्रॉन जो होता है, किसी के अंदर भी जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 तरीके से घूमता है। देखो भैया ये नाभिक है, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता, तो एक तो ये चक्कर लगाता है, इसे कहते हैं ऑर्बिटल मोशन, और एक अपनी जगह पे भी घूमता है। जैसे पृथ्वी अपनी जगह पे भी घूमती है और सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है, तो जो अपनी जगह पे घूमती है उसे स्पिन मोशन कहते हैं, और जो चारों तरफ कक्षाओं में ऑर्बिटल में घूमती है उसे ऑर्बिटल मोशन कहते हैं। तो हमने लिखा कि भैया स्पिन मोशन होता है इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पर ही रोटेट करता रहता है, जिससे इसमें क्या होता है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट आ जाता है, जिसे हम लोग μs से लिखते हैं। ये स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है। फॉर्मूला ये होता है इसका μs बराबर GS√SS+ × Bm, Bm फॉर बोहर्स मैग्नेट्रॉन होता है, GS जायरो मैग्नेटिक रेशियो होता है, और μs यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट है मेरे भाई, ठीक है। उसी तरीके से भैया जब वो चारों तरफ घूमता है तो ऑर्बिटल मोशन भी होता है। ऑर्बिटल वाले को μl से लिखेंगे, μl बराबर GL√LL+1, दोनों जुड़ते हैं तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट बनता है भाई, ठीक। ये देखो टोटल क्या होता है, μj से लिखते हैं, ठीक भाई। स्पिन की वजह से μs,
घूमने की वजह से म्यू एल, टोटल होगा तो बनेगा म्यू जे मेरे भाई, ठीक है। अब हम लोग अभी डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं, तो जो डी ब्लॉक वाले होते हैं 3D वाले, उनमें मेरे भाई म्यू एल नहीं होता है, यानी ऑर्बिटल मोशन नहीं होता है, सिर्फ स्पिन मोशन होता है। इसलिए 3D के लिए म्यू एल की वैल्यू 0 होती है, और जो म्यू जे यानी टोटल होता है वो केवल म्यू एस के बराबर होता है। इसीलिए केवल इक्वेशन भी जीएस वाली चलेगी, म्यू एस बराबर, इसे आप म्यू लिख लो या म्यू जे लिख लो, एक ही बात है कि जो टोटल है इसमें म्यू एल नहीं है 3D के लिए, इसी वजह से केवल एस वाली इक्वेशन चलेगी। और जीएस की वैल्यू n/2 होती है, n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से आप मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो। उसके अलावा ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स हम लोग देख चुके हैं, पिछली वीडियो हमने 3rd सेमेस्टर की बनाई थी, उसमें हमने सिखाया था कि इस तरीके के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, ठीक। ऐसे कॉम्प्लेक्स का मतलब कुछ जटिल, जहाँ पे बहुत सारी चीजें हो रही हो। देखो एक सिंपल आयन है, एक CMA है, लिगेंड भी है, सब आपस में ब्रैकेट खेल रहे हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स है भैया, क्योंकि इनके पास खाली d ऑर्बिटल है, तो ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं भाई, ठीक है। तो अगर 3D आता है, देखो 25 नंबर में लॉन्ग में आएगा, कम से कम 5 हेडिंग्स तो आपको लिखनी चाहिए। हमने आपको 7 लिखा दी हैं, 7 का टाइम मिले 7 लिखो, अच्छी बात है। 3D की जगह 4D आ जाए, तब भी काम सेम ही करना है मेरे भाई। इसी चक्कर में हमने आपको क्या किया है, कन्फिग्रेशन बना के दे दिए हैं। 4D वाले कौन कौन से होते हैं, इटर्बियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। और 5D वाले कौन से होते हैं, लेंथनम, हाफनियम, टेंथलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी मेरे भाई, ठीक है। इनका भी विन्यास हमने आपको बना के दे दिया है। सर जी ये Kr कहां से उठा लाए और Xe कहां से ले आया? देखो भैया इसका नंबर 39 है, तो अगर आप 39 तक विन्यास बनाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, खास करके यहां आप 72 का विन्यास बनाओगे बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उससे पहले वाली अक्रिय गैस ढूंढते हैं, इनर्ट गैस। अक्रिय गैस कौन होती है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। इसका नंबर 2, 10, 18, 36, 54 और 86। तो अगर 88 का विन्यास बनाना है तो ये तो अक्रिय है 86 तक, वहां रिएक्शन होगी नहीं, केवल इसके आगे 2 का और बना देंगे, विन्यास बन जाएगा। तो इस तरीके से देखो क्रिप्टन 36 नंबर हमें बनाना है 39 का, तो 36 नंबर क्रिप्टन हो गया, एक 36 नंबर क्रिप्टन हो गया, एक 37 और 2 कितने हो गए, 39 हो गए भाई, ठीक है। ऐसे मान लिया 44 का बनाना है तो 36 नंबर तो यही हो गया, 36 और एक 37 हो गया, 37 और 7 कितने हो गए, 44 हो गए। तो इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले लो, PDF आपको फ्री में टेलीग्राम चैनल है वहां पर भी दे देंगे, कोर्स में देख रहे हो तो यही मिल जाएगी भाई, ठीक है। ऐसे ही अगर हमें ये 4D है, ऐसे ही 5D के बनाने हैं भाई, तो मान लिया 74 का बनाना है, तो अभी आपको बताया जिनॉन का नंबर कितना होता है, 54, 54 नंबर होता है जिनॉन, तो ये 54 हो गया, 54 और 4 58 हो गया, 58 और 2 60 हो गया, 60 और 14 74 हो गया, टंगस्टन 74 का बन गया भाई, ठीक। तो यहाँ पे Xe जो भी है वो Xe सारे के सारे क्या हैं भैया, जिनॉन है, रेयर है, अक्रिय है, इनर्ट मेरे भाई गैस है, ठीक है। उसके बाद आप इसमें लिख दोगे, ये भी सारे के सारे वेरिएबल ऑक्सीकरण संख्या दिखाते हैं। हम जानबूझ के 1 शॉट बना रहे हैं ताकि आप केवल 3D पढ़ो, 4D 5D F सब कवर हो जाएगा इसी में। तो ये भी वेरिएबल ऑक्सीकरण संख्या शो करते हैं, ये भी कलर शो करते हैं, ये भी इंटरस्टेशियल कंपाउंड बनाते हैं, मतलब इनके पास भी जगह होती है उसमें आके भैया छोटे छोटे अणु फिट हो जाते हैं। ये भी कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, जैसे भैया प्लेटिनम, देखो हमने एक रिएक्शन लिख दी है, प्लेटिनम यहाँ पे उत्प्रेरक का काम कर रहा है, जैसे पैलेडियम PD यहाँ पे उत्प्रेरक का काम कर रहा है। 4D 5D के लिए बस जब आप मैग्नेटिक मोमेंट लिखोगे तो उसमें म्यू एल 0 हो जाता है 3D में, यहाँ पे 0 नहीं होता है, यहाँ पे म्यू एस भी होगा, म्यू एल भी होगा, तो पूरी इक्वेशन आएगी म्यू जे बराबर GJ √J+1 इंटू BM भाई, ठीक है। ये भी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो आप वैसे ही पूरा लिख दोगे भाई, ठीक है। ऐसे ही जब आप F ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ोगे तब क्या होगा भाई, तो F ब्लॉक में भी वही है कि भैया वो तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन S में जाता है S ब्लॉक, P में जाता है P ब्लॉक, D में जाता है D ब्लॉक, तो फिर भैया वो एलिमेंट्स जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन F ब्लॉक में जाता है F ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इधर S, इधर P, इधर बीच में D और नीचे कोने में, इसलिए हमने लिखा इन्हें टेबल में बॉटम पर रखा गया है। और 14 एलिमेंट्स की केवल 2 सीरीज होती हैं भाई,
एक सीरीज जो होती है उसे कहते हैं मेरे भाई लेंथेनाइड, और एक सीरीज को कहते हैं एक्टिनाइड। 14 इसमें होते हैं तत्व और 14 तत्व इसमें होते हैं मेरे भाई, ठीक है। दोनों का हमने आपको विन्यास दे दिया है। ये देखो भाई, लेंथेनाइड में कौन कौन आ जाएगा? लेंथेनम, सीरियम, प्रेसिडिमियम, नियोडिमियम, प्रोमीथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, ठीक है, डायस्प्रोसियम, हॉल्मियम, इर्बियम, थूलियम, इटर्बियम और ल्यूटीशियम। इनका भी विन्यास हम लोग वैसे ही बनाएंगे भाई कि भैया अगर इसका नंबर 58 है तो जिनॉन का नंबर कितना होगा? बताइए सर, आप बताइए। जिनॉन का नंबर हो जाएगा 54 यानी 54, और एक 55 और एक 56 और 2 58। देखिए 58 का विन्यास बन जाएगा। इनकी भी जुगाड़े होती हैं याद करने की कि ये हमने नाम इसलिए लिख दिए, पेपर में आपको ये नाम लिखने की जरूरत नहीं है। पेपर में आप सीधे विन्यास बनाओगे और सीधे उसका नाम नंबर लिखोगे और विन्यास बना दोगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उन्हें नाम ही नहीं पता होते हैं। याद करने को आप बहुत सारी ट्रिक लगा सकते हो कि लास पर लोग बना लेते हैं ऐसे करके कि बेटा ओवरऑल आप बताना, हम शॉर्ट में इसकी ट्रिक बता के याद करा देंगे। फिलहाल हम इन सब चीज़ों पे भरोसा नहीं रखते हैं। हम तो कहते हैं भैया याद कर लो, ज़्यादा बढ़िया, ठीक है। जैसे याद कर पाओ, अपनी जो जुगाड़ लगा पाओ भाई, ठीक है। बहुत सारी जुगाड़ हैं, आप गूगल पर सर्च करोगे 50 आपको दिख जाएंगी भाई, ठीक। ऐसे ही 5F सीरीज होती है। थोरियम है, प्रोटेक्टीनियम है, यूरेनियम है, नेपच्यूनियम है, प्लूटोनियम है, एमेरिशियम है, क्यूरियम है, बर्केलियम है, कैलिफोर्नियम है, आइंस्टीनियम है, फर्मियम है, मेंडलबियम है, नोबेलियम है और लॉरेंसियम है मेरे भाई, ठीक। तो इस तरीके से आप विन्यास बनाओगे सबसे पहले। फिर ये भी भैया परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या दिखाते हैं, जैसे वो दिखाते थे वैसे ये भी दिखाते हैं कि Ce3 भी दिखा रहा है, Ce4 भी दिखा रहा है, ठीक है भैया। थोरियम 3 भी दिखा रहा है, थोरियम 4 भी दिखा रहा है। यूरेनियम 3 भी दिखा रहा है, यूरेनियम 4 भी दिखा रहा है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये भी शो करते हैं। बस इसमें क्या होगा, देखो भैया हमने यहां पे लगा भी दिया है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है। डाया मैग्नेटिक का मतलब जिनमें जोड़े में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जोड़े में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे डाया मतलब क्या? डाई माने 2, तो जोड़े में इलेक्ट्रॉन डाया मैग्नेटिक। बिना जोड़े के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो भैया वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। और जिनमें कुछ विशेष संरचनाएं डोमेन पाए जाते हैं उन्हें फेरोमैग्नेटिक हम लोग कहते हैं। कारण वही है, इसमें भी मेरे भाई दोनों ही होंगे। स्पिन मोशन तो μs, देखिए वही पीडीएफ ही वही है भाई, ठीक है। ऑर्बिटल मोशन तो μl हो गया, टोटल μj हो जाएगा। और टोटल अगर μj हो जाएगा तो इस इक्वेशन की सहायता से चाहे s ब्लॉक का निकालना पड़े, d का निकालना पड़े, p का निकालना पड़े, f का निकालना पड़े, सभी का आप निकाल सकते हो। हालांकि जो 4f एलिमेंट होते हैं उनमें भी ऑर्बिटल मोशन 0 होता है, जैसे 3D में 0 होता था, तो μl की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, परंतु 4f एलिमेंट के केस में लिगेंड की अप्रोच करने पर ऑर्बिटल मोशन नहीं रुकता, क्योंकि 4f ऑर्बिटल बहुत अंदर तक प्रेजेंट होते हैं, परंतु इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता मेरे भाई, ठीक है। तो इसमें जो ऑर्बिटल मोशन नहीं रुकेगा, स्पिन मोशन 0 हो जाएगा। सॉरी भाई, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ओवरऑल बात यही, इसमें जो μs की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। ये देखो μs की वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगी, और जब μs हो जाएगा तो इसमें इक्वेशन बचेगी केवल μl। यानी 3D में क्या था, 3D में μl 0 हो गया था, ठीक है। 4D में 5D में क्या था, कुछ भी 0 नहीं था, पूरा μj बराबर μs प्लस μl चल रहा था। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर μs 0 हो जाएगा, तो सिर्फ μl वाली इक्वेशन ही अपने पास बचेगी मेरे भाई, ठीक है। ऐसे ही ये भी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं डी ब्लॉक के समान, ये भी कलर शो करते हैं। जैसे भैया यूरेनियम रेड होता है, नेपच्यूनियम ब्लू होता है, तो एक दो आप कलर दिखा दोगे। उसके अलावा यहाँ पे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन अलग से 2 नंबर में आ सकता है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिकुड़ना, हिंदी में कहते हैं इसे लेंथेनाइड संकुचन। लोग कहते हैं आगे पुलिया सक्रिय है, कृपया धीमे चलें, पतली है, कम है। तो जो लेंथेनाइड तत्व होते हैं जब आगे बढ़ते हैं तो उनका साइज कम होता है, उनकी त्रिज्या कम होती जाती है। ये देखो La से Lu तक जाने पर एटॉमिक और आयनिक साइज कम होता है, ग्रेजुअली मतलब क्रमिक, अचानक से कम होता है, क्रम से कम होता है, जिसे हम लोग La से Lu जाने पर होने वाले टोटल डिक्रीज को, ये जो कमी होती है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। जैसे La पे त्रिज्या होती है 1.69 एंगस्ट्रॉम और Lu तक पहुंचते पहुंचते 1.56 एंगस्ट्रॉम रह जाती है मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरी पीडीएफ है। देखो भैया 3D वाले को सही से पढ़ लो, हेडिंग वही है, विन्यास बनाओगे ही, सारे के सारे परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते ही हैं, सारे के सारे जो है वो कलर दिखाते ही हैं। जिनके डी पूरे भरे, एफ पूरे भरे, वो कलर नहीं दिखाएंगे, बाकी कलर दिखाते ही हैं। कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते ही हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते ही हैं। तो सारी वही चीज़ें हैं। आप अगर आराम से सोचोगे बैठ के तो ये पूरा चैप्टर
6 से 7 हेडिंगों में खत्म हो जाएगा भाई। ठीक है, कैसा लगा ये वन शॉट कमेंट करके बताइए। बच्चों का रिजल्ट आया है शायद, और बच्चे इतना प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे हैं, सर आपने जलवा काट दिया, माहौल बना दिया। तो घबराना नहीं, आज अपना 10वां दिन है, 10 वन शॉट हो गए भाई। 30 दिनों के अंदर वादा किया, उससे पहले ही 15 अगस्त तक वादा किया, करा देंगे भाई। 15 अगस्त तक आपकी पूरी केमिस्ट्री खत्म, फर्स्ट की भी, थर्ड की भी, फिफ्थ की भी। उसके बाद क्या करेंगे फिर? उसके बाद मौज काटेंगे, फिर फिजिक्स भी कराएंगे यूट्यूब पे वन शॉट। तो जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हो घबराना नहीं, जिनने कोर्स में ले रखा है वो भी मत घबराओ भाई, लगातार लगे हुए हैं यार। हम आपको बता रहे, कई बार बच्चा कहता है यार बड़ा दुख होता है, क्योंकि सुबह से शाम तक, रात तक हम सिर्फ कंटेंट पे काम करते हैं। कुछ लोग कहते हैं सर पैसा भी तो छापते हो। भाई हकीकत ये है, अगर हम आपको दिखाएंगे तो जितनी मेहनत है उस हिसाब से कोई पैसा नहीं। आप 420 ही करो, बेवकूफ़ बनाओ, खूब पैसा छापोगे आप। वो कर नहीं पा रहे हम लोग, सही बता रहे। उससे अच्छा पता क्या होता है, यहाँ पे ऑफलाइन एक क्लास में हम 100 बच्चा बैठा लेते हैं, 1 लाख रुपए हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बहुत मेहनत करने के बाद, लेकिन ये कंटेंट जो इतना आसान लैंग्वेज में जगह जगह घर घर पहुँच रहा है, खुशी होती है, लोग मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और पूरा मेरा प्रयास रहता है कि आसान से आसान भाषा में आप तक पहुँचे। एक एक PDF लिखने में हमें 2-2, 3-3 घंटे लग जाते हैं, कई बार पूरा दिन चला जाता है एक एक रिसर्च करने में, तब एक वीडियो बनती है। लोग कहते हैं 15 मिनट की वीडियो डाल दी, वो 15 मिनट की वीडियो के पीछे बहुत रिसर्च होती है, कई बार 5-5 घंटे की। तो भरोसा रखिए, अगर आपने कोर्स में इनरोल कर रखा है तब भी भरोसा रखिए। हम भरोसा दिलाते हैं आपको, सब कुछ जो वादे किए हैं वो सारे पूरे करेंगे, आपके पेपर से पहले करेंगे, और हम फिर कह रहे हैं सितंबर तक सब करा देंगे। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।